अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हैं। मैं वेलकम करती हूँ आप लोगों को हमारी रमज़ान के नेटवर्क मार्केटिंग क्रैश कोर्स 2.0 सीरीज़ के अंदर। और आप जैसे कि आप लोगों ने आज का टॉपिक देख लिया होगा वुमेन एम्पावरमेंट का, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं इस टॉपिक को रिप्रेजेंट कर रही हूँ आज। और थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ अपना, मेरा नाम है सईदा फरियाल अली। आई बिलोंग फ्रॉम कराची। आई एम अ सिंगल मदर। और यही वजह है कि मेरे दिल के ये टॉपिक बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि मैं खुद भी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ और अब एज अ सिंगल मदर मैं अपनी बेटी की परवरिश जो है जिस तरीके से कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का एहसान है और मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, जिसके नतीजे में आज मैं इतने सारे हर्डल्स अपनी ज़िंदगी के फेस करके आज आप लोगों के सामने यहाँ पर बैठी हूँ। तो इस टॉपिक के ऊपर बात करना क्यों ज़रूरी है, उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान जिस बुनियाद पे बना था, एक इस्लामिक मुमलिकत के तौर पे ये कायम में आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखने में ये आता है कि 70 से ज़्यादा साल गुजरने के बावजूद जो है हम अभी तक अपनी ज़हनी गुलामी से निकल नहीं पाए हैं। अभी तक हम उसी सब कॉन्टिनेंट से जो हमने एक जो कल्चर अडॉप्ट किया हुआ था उसकी जंजीरों में जकड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। हालांकि हमारा जो दीन है वो इतना खूबसूरत है कि अल्लाह ताला की किताब के अंदर, यानी कि आप ये देखें कि 114 सूरा नाजिल हुई कुरान के अंदर, और उसमें से एक भी सूरा जो है वो मर्द के ऊपर नहीं है, लेकिन एक पूरी सूरत निसा जो है अल्लाह ताला ने औरत ज़ात के ऊपर डेडिकेट कर दी, जिसके अंदर औरत के हुकूक के बारे में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, उसकी हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में, उसकी इनहेरिटेंस के बारे में, उसकी सोशल स्टैंडिंग, इकोनॉमिक स्टैंडिंग, यानी कि हर चीज़ के बारे में सूरह के अंदर तमाम जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद हैं। इसके अलावा अगर जैसे पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो पाकिस्तान को, जैसे कि मैंने कहा कि इट्स इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और इसके लॉज में भी हमें बाकायदा तौर पे खवातीन की प्रोटेक्शन के ऊपर लीगल लॉज मिलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट जो बात है वो ये है कि इन लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, और या अगर इम्प्लीमेंट किया भी जाता है तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, हमारे मुल्क में रहने वाले जो लोग हैं, उन लॉज को इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं देते कि औरत बेचारी अपने अपने हक से जो ना महरूम हो जाती है। तो अब बात करें अगर कि हमारे देखिए हमारे मुल्क के अंदर ना तकरीबन आधी या इससे भी थोड़ी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो फीमेल्स की है, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अगर निगलेक्ट कर दिया जाए तो आप सोचें कि ये मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है। कहते हैं ना कि एक औरत जो है या एक मर्द जो है, जब वो अपने ऊपर काम करता है, अपने आप को इम्प्रूव करता है, तो उसका बेनिफिट सिर्फ उसकी ज़ात तक ही महदूद रहता है। लेकिन अगर एक औरत अपने ऊपर काम करती है, अपनी एम्पावरमेंट के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर खुश रहती है, अपने ऊपर फोकस करती है, तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे एक नर्चरिंग सोल या एक नर्चरिंग एनर्जी रखी है कि वो अपने इर्द गिर्द को भी नर्चर कर देती है। तो आप खुद सोचें कि एक औरत को एम्पावर करने से कितना ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है पूरे माशरे को, पूरे मुल्क को। तो अब अगर इस मुल्क की खवातीन के ऊपर बात की जाए तो खवातीन जो है 3 कैटेगरीज में तकरीबन यानी कि एक ब्रॉड कैटेगरी में अगर मैं डिवाइड कर दूं, 3 कैटेगरीज में फॉल होती हैं। एक वो कैटेगरी है जो अनमैरिड यंग गर्ल्स हैं, ठीक है, और जिनकी या वो खवातीन जिनकी अभी तक जो है माशरे के लिहाज से शादी की उम्र निकल गई है, लेकिन उनको उनके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है कि जी अगर इसने शादी नहीं की तो इसकी तो जिंदगी बेकार है, नाकाम जिंदगी है, इसकी बेचारी है वो, ऐसा समझा जाता है, सोचा जाता है। और वही औरत जब फाइनली शादी हो जाती है उसकी, तो वो बड़ा प्राउड फील करती है अपने आप को, जो है मिसेस फैसल या मिसेस कामरान कहलाने में, वो फौरन जो है अपनी आइडेंटिटी भूल जाती है। तो कहीं ना कहीं माशरे का तो कसूर है ही, लेकिन उसी माशरे में वो औरत भी रह रही है, तो वो औरत भी अभी तक इतनी ज्यादा जहनी गुलामी का शिकार है कि वो अपनी आइडेंटिटी भूल कर सिर्फ एक हाउस वाइफ कहलाने में बड़ा फख्र महसूस करती है, यानी कि वो सिर्फ एक ऐसा इंसान है जो कि घर संभालती है और वो किसी की वाइफ है।
उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो शायद मेरी बातें, हो सकता है आप लोग डिसएग्री करें, हो सकता है ये मेरी बातें आप लोगों के लिए आई ओपनर के तौर पर आप लोगों के दिल पर लगे, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर डिसएग्री करें तो भी बताइएगा। और जो तीसरी कैटेगरी आती है, दूसरी कैटेगरी इसी में कवर हो गई, दूसरी कैटेगरी है हाउसवाइफ्स की। वो हाउसवाइफ्स जो कि जिनके पास ज़्यादा तालीम नहीं है या जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और वो वाकई शादी के बाद बिल्कुल घर की होके रह जाती हैं, उसके ऊपर भी हम मज़ीद बात करेंगे। और तीसरी कैटेगरी जो है वो उन लोगों की है जो ये समझते हैं कि जी हम अपनी बेटी को पढ़ा लिखा दें और अगर वो एक प्रोफेशनल में उसको हम डेवलप कर दें तो फिर वो एक एम्पावर्ड वुमन कहलाएगी। हालांकि ऐसा भी नहीं होता, ये भी एक हमारे माशरे की तल्ख हकीकत है। मैंने खुद कॉर्पोरेट जॉब की है 7 से 8 साल और मुझे मालूम है कि किस तरह से, और आई एम श्योर जो देखने वाली मेरी प्रोफेशनल सिस्टर्स हैं वो भी इस बात से एग्री करेंगी कि इवन कि जॉब कल्चर के अंदर भी सरवाइव करना मुश्किल है, आसान नहीं है। हमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी का सामना करना पड़ता है, अपने आप को प्रूव करने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ती है। एक हमारे मुल्क की बहुत ही ज़्यादा मशहूर और काबिल लॉयर हैं जिन्होंने ये कहा था कि विमेन राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, जो कि ये छोटा सा जुमला बहुत ही तकलीफ दे है मेरी नज़र में कि हमको ह्यूमन से हट के विमेन को कैटेगराइज करना पड़ रहा है। यानी कि विमेन का विमेन जो है क्या ह्यूमन राइट्स में शामिल नहीं होती, क्यों हमें इस चीज़ की अलग से आवाज़ उठानी पड़ती है? तो इसके ऊपर सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बहुत ज़्यादा लंबी अपनी बात नहीं करूँगी, मैं दावत देना चाहूँगी अपनी कम्युनिटी की एम्पावर्ड ख़वातीन को, जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से इनका ताल्लुक है, डिफरेंट शहरों से इनका ताल्लुक है और ये लोग इन तीनों कैटेगरीज में शामिल होती हैं। तो मैं दावत दूंगी सबसे पहले सदफ इमरान को जो कि कराची से बिलोंग करती हैं, और उसके बाद मैं दावत देना चाहूंगी रिफत को, जस्ट अ सेकंड, और फिर मैं दावत देना चाहूंगी सिद्रा को, और सबा बासित हैं हमारे साथ। इसके अलावा हमारे साथ हैं सदफ नौरीन जो कि प्रोफेशनल फीमेल्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगी। और अच्छा, एक और पैनल पे हमारे थी मरियम जो कि हाउसवाइफ्स को रिप्रेजेंट कर रही थी, मगर अनफॉर्चुनेटली वो डिस्कनेक्ट हो गई हैं। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पर देख के अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब ने हमें प्रोवाइड किया है, जहाँ पर 80% खवातीन ही काम करती हैं। तो अब आइए जानते हैं आप लोगों का अपना एक्सपीरियंस और आप लोगों ने अपनी लाइफ में किस किस तरह से डिफरेंट चैलेंजेस का सामना करते हुए आज आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी सदफ इमरान आपसे, आप रिप्रेजेंट कर रही हैं हाउसवाइफ्स को, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी से आप बिलोंग करती हैं। तो माना ये जाता है कि जो शहर में जो खवातीन रहती हैं वो बनिस्बत गांव के या रूरल एरियाज में जो खवातीन रहती हैं उनसे एक थोड़ी कदरे इजी लाइफ गुजारती हैं, इन द सेंस कि उनको शायद इतने ज्यादा चैलेंजेस का सामना नहीं होता जितना एक छोटे इलाके की खवातीन को होता है। और ये बात भी मानने वाली है कि जो शहरों में जो खवातीन पलती बढ़ती हैं उनको शऊर ज्यादा होता है, तो उनके अंदर चाहत भी बहुत ज्यादा होती है कि वो अपने आप को प्रूव करना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं अपनी लाइफ में। लेकिन होता क्या है कि शादी के बाद या समटाइम्स शादी से पहले ही उनके माँ बाप या उनकी अपनी फैमिली ही उनको कहीं ना कहीं डिस्करेज कर देती है कि बेटा तुम तो लड़की हो, इतने ऊंचे ख्वाब ना देखो। तो आपने भी ये सिचुएशन फेस की थी सदफ? थोड़ा सा मैं चाहूंगी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। यस मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना बेहतरीन जो ये टॉपिक रहेगा ना वुमेन एम्पावरमेंट का, उसमें बोलने का मुझे मौका मिल रहा है। इस चीज़ के लिए मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट करा और इस टॉपिक पर मुझे बोलने की यहाँ पर मौका दिया गया। अच्छा, अक्सर खवातीन में कुछ करने की ना जुस्तजू होती है, पर उसके अपने जो घर वाले होते हैं ना उसको रोक देते हैं कि तुम तो बेअकल हो, तुम नहीं कर सकोगी। जबकि अल्लाह पाक ने औरत को मल्टीटास्किंग बनाया हैगा। सबको पता है कि औरत हर काम कर सकती है। दुनिया में अगर कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है या बहुत बड़ा कोई आलिम दीन है, उन सब की परवरिश एक औरत ने ही करी है ना। और औरत के बारे में एक मशहूर कहावत भी है कि अगर औरत बेअकल होती तो पहली दरजगाह माँ की गोद नहीं होती। और रसूलुल्लाह का फरमान भी यही है कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो और उनके हुकूक अदा करो। पर आज भी बहुत जगह औरतों को उनके जो हुकूक है ना वो नहीं दिए जा रहे हैं।
बहुत जगह उनके हुकूक को मारा जा रहा है। तो इस चीज को लेते हुए ना हम लोग को जरा फील होता है, जहां हम ये चीज देख रहे होते हैं कि लेडीज जो है उन चीजों जो वो करना चाहती हैं पर वो कर नहीं पा रही हैं, क्या अपने ही घर वाले रोक देते हैं उन्हें, उनका माइंड नहीं आगे बढ़ने देते हैं, उनका माइंड नहीं खोलते हैं, उनके साथ नहीं खड़े होते हैं। जबकि अगर बैक से उन्हें सपोर्ट मिले ना अपने ही घर से, अपने ही फैमिली मेंबर से, तो अल्हम्दुलिल्लाह लेडीज जो है ना बहुत आगे जाएंगी। हमारे अपने नॉर्मली घर की जो हाउस वाइफ रहेंगी ना वो बहुत आगे जाएंगी और बहुत अच्छे से अपना वर्क करेंगी, आगे आएंगी। हर हर जितने भी इम्तिहान हैंगे ना अपनी जिंदगी के, वो बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा सदफ। और जो जज़्बा मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर ख़वातीन का, अगर इसी तरह से आप लोग ने अपनी एनर्जी अपनी टीम के अंदर ट्रांसफ़र करना शुरू कर दी और अपने कंटेंट के ज़रिए, पावरफुल कंटेंट के ज़रिए जो आप लोगों के फॉलोअर्स हैं, जो आप लोगों को देखते हैं, वो कहीं न कहीं अगर मैं समझती हूँ कि एक भी इंसान का अगर आप लोग माइंड चेंज करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपका मकसद जो है ना आपने अचीव कर लिया, आप समझो। तो रिफत, जैसे कि मैंने अभी बात की कि सदफ जो है एक मेट्रोपॉलिटन सिटी से, एक बड़ी सिटी से बिलोंग करती हैं। आप उसके मुकाबले में डस्का से बिलोंग करती हैं, जो कि एक छोटा इलाका समझा जाता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं है, बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेडनेस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ उस इलाके से बिलोंग करते हुए आप एक ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं माशाल्लाह, और बहुत सक्सेसफुली कर रही हैं, जहाँ पर ऑनलाइन बिजनेस का तसव्वुर भी नहीं है, ऑनलाइन वर्ल्ड का ही तसव्वुर नहीं है। तो इस चैलेंज से आप कैसे निकली बाहर, और थोड़ी सी अपनी जर्नी शेयर कीजिए। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मैम, और जो हमारे देखने वाली पब्लिक है उसको अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा जो है ना, सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगी। मैं छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को जब मैंने ज्वाइन किया, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था बिल्कुल भी। यानी कि मेरी एजुकेशन जो है वो ग्रेजुएशन है, इतनी ज़्यादा तालीम भी नहीं है और इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। और 10 साल मेरी शादी को हो गए, घर, बच्चे, बस यही काम था और कोई काम नहीं था। यानी कि ऑनलाइन वर्किंग के बारे में कुछ भी इस बारे में ना कुछ पता नहीं था। यानी कि मोबाइल जो हाउसवाइफ यूज़ करती हैं वो सिर्फ़ एक फ़ोन कॉल के लिए करती हैं। यानी कि अपने घर वालों को कॉल करिए, किसी को भी कॉल कर ली ना, तो वो यूज़ नहीं करती इतना। तो इस चीज़ के बारे में ना मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन मैं ना काम करना चाह रही थी, मैं चाह रही थी कि मैं लोगों की हेल्प करूँ, लेकिन कैसे करूँ? इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। मैंने सर्च किया पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को, जब मैंने सर्च किया या इसको जॉइन किया, तो मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था। ऑनलाइन के अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया को मैं यूज़ करना मुझे नहीं आता, बिल्कुल भी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह ये सारी चीज़ें मैं यूज़ नहीं करती। तो मैंने जब जॉइन किया तो मुझे गाइड किया मैम सदफ ने, ऑफ़लाइन के बारे में उन्होंने बताया मुझे। उन्होंने बताया कि आप ऑफ़लाइन काम करें। तो सारा एक्सपीरियंस जो है ना मेरे पास अभी जो आया, जो है ना वो सारा का सारा मुझे गाइड किया गया। मैम सदफ ने गाइड किया मुझे बहुत अच्छे से। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आज अगर मैं इधर बैठी हुई हूँ, तो उनकी वज़ह से बैठी हुई हूँ। यही मैं कहूँगी कि उनकी वज़ह से बैठी हूँ, क्योंकि गाइड जो है होता है ना, आपका मेंटर होता है, जो आपको अच्छे से गाइड कर दे ना, तो वही सबसे बेहतर चीज़ होती है आपके लिए। तो जहाँ तक बात है गाँव की, तो इस गाँव में इंटरनेट तो है, लेकिन ना लोगों को इस चीज़ का बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि वो अगर करें, ऑनलाइन काम करें या ऑफ़लाइन काम करें, जैसे भी काम करें ना, ये इस चीज़ पर ट्रस्ट नहीं करते। तो मेरा जो है ना यही मकसद था, अगर मैं लोगों की हेल्प करूँ तो, लेकिन ये तो नहीं है कि हम घर से अपने पास से पैसे दे के हेल्प करें। मकसद तो ये होता है कि लोगों को कुछ सिखाएँ, सिखाने का सारी चीज़ें होती हैं ना, वो सीखें। तो उस वो सिखाने के लिए ना मैंने सबसे पहले खुद सीखा और यहाँ से ही सीखा, ऑनलाइन सीखा, लेकिन काम मैं ऑफ़लाइन ही कर रही हूँ, ऑनलाइन नहीं कर रही। तो फिर मैंने पहले सबसे पहले मैंने खुद सीखा, फिर मैं लोगों को लेके आई, उनको सिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह से अब मेरे पास माशाल्लाह से टीम है, जो माशाल्लाह से मेरे साथ काम कर रही है और वो भी मेरे साथ ऑफ़लाइन काम कर रही है, क्योंकि हम लोग ना सोशल मीडिया पे नहीं आ सकते, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमें घर वालों की तरफ से परमिशन नहीं है कि आप सोशल मीडिया को यूज़ ना करें। तो वो हमारे, अगर सोचिए ना हाउसवाइफ के लिए ना ये एक वो कम्फर्ट ज़ोन से ना बाहर नहीं निकलना चाहती। अगर वो परमिशन मिल भी जाती है, हस्बैंड से परमिशन मिल जाती है, आपको कहीं से भी परमिशन मिल जाती है ना, लेकिन आपको ना पीछे से आपके भाई हैं या कोई भी है, तो वहाँ से परमिशन नहीं मिलती।
तो इस वजह से ना मुझे माशाल्लाह से यहाँ से इतना अच्छा ट्रेन किया गया, ये सारी चीज़ें सिखाई और मुझे इतनी मुश्किल भी नहीं हुई क्योंकि मैंने बहुत आसानी से काम किया। क्योंकि कहते हैं ना कि आपको जो एक मेंटोर की गाइडेंस है, वही आपके लिए सब कुछ होती है और माशाल्लाह से एक स्ट्रॉन्ग जो होता है, ट्रेनिंग सिस्टम मिल जाए, तो इससे बेस्ट तो कोई और चीज़ है भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह रिफ़त, और यहाँ पर हम लोग काफ़ी प्राउड फ़ील करते हैं इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब में हमने ऐसा माहौल क्रिएट किया हुआ है कि जहाँ पर औरतें ही औरतों का कहना चाहिए कि अपलिफ्ट करती हैं एक-दूसरे को, और जहाँ पर दूसरी जानिब देखा गया है कि जहाँ बहुत ज़्यादा औरतें मिल जाती हैं, तो वहाँ पर जेलसी, हसद और कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ के माहौल में ऐसा कुछ भी नहीं है और हम लोग एक-दूसरे की हेल्प करते हुए ही जो है हर कोई एक साथ जो है सीढ़ियाँ चढ़ता है। तो ये भी चीज़ है। बाकी ये कि आपने एक बहुत अच्छी बात की सिद्रा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी इस बात को लेकर कि जिस तरह से रिफ़त ने कहा कि मुश्किल हो जाता है ख़वातीन के लिए काम करना, ठीक है? और ऑनलाइन आप भी काम कर रही हैं, हालाँकि आप एक स्ट्रिक्ट इस्लामिक रिलीजियस माहौल से हैं, बिलॉन्ग करती हैं, मगर आप भी ऑनलाइन वर्किंग कर रही हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि देखिए इस्लाम ने तो ममानियत नहीं की ना, इस्लाम ने तो औरत को पहचान दी। और जिस तरह की शुरू में मैंने बात की कि यहाँ पर हमारे यहाँ क्योंकि एक यंग एज से ही लड़की के माइंड में शादी शादी इतना ज़्यादा डाल दिया जाता है कि लड़की खुद भी ये समझती है कि जब तक मेरा हस्बैंड नहीं होगा या मैं शादीशुदा नहीं कहलाऊंगी, मेरी आइडेंटिटी ही नहीं बन सकती। वो अपने आप की अपनी आइडेंटिटी ही मिसेस फलाना करके बना लेती है अपने माइंड में। जबकि अगर हम अपने रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अहले बैत की ख़वातीन की मिसाल ले लें, हम जो है उम्मुल मोमिनीन की मिसाल ले लें, उन्होंने तो अपने शौहरों को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाया, उनकी अपनी एक पहचान थी, अपनी एक इज्जत थी, एहतराम था। लोग आज भी उनका नाम जानते हैं, उनकी उनकी अहादीस वगैरह को कोट किया जाता है। तो सिद्रा, इस बारे में क्या कहना चाहोगी कि ये जो दकियानूसी सोच चली आ रही है पाकिस्तान के अंदर, जो औरत ज़ात को कहीं न कहीं दबा रही है, अभी भी औरत को उभरने नहीं दे रही, तो उसको तब्दील करने के लिए, इस सोच को तब्दील करने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? जी मैम, हमारे मुआशरे के जो असूल अब बने हुए हैं या फिर दकियानूसी तसव्वुरात जिनका आपने ज़िक्र किया, तो वो ख़त्म तो नहीं हो सकते, लेकिन उनको ख़त्म करना नामुमकिन भी नहीं है। तो उसमें ऐसा होता है कि इस लिहाज़ से जब आप वो देखते हैं तो 2 तरह के लोग आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एक वो जो थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, एक वो लोग होते हैं, एक उन लोगों की कैटेगरी होती है जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं। तो जो औरत है, औरत ज़ात जब भी किसी भी फ़ील्ड में कदम रखती है, तो वहाँ पर यही 2 लोग जो थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा ये अब ये काम करेगी, तो पता नहीं ये मतलब घर से निकलेगी, अब बेशक वो पर्दे में निकली है, मतलब उसपे तंज़-तनकीद करना। और जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो कहेंगे लो ये तो एफिशिएंसियाँ दिखा रही है, अच्छा ये मतलब बाहर भी निकलना है तो हिजाब ये कर रही है, ये इसका क्या तरीका है? मतलब ये 2 तरह के लोग आपको तंज़-तनकीद करेंगे, या तो आपका मज़ाक बनाएँगे या फिर आपको बार-बार आपको टॉन्ट करेंगे। तो इन इन चीज़ों से निकलने के लिए जो और हाँ, मैं यहाँ पर आज जैसे आपने इस्लाम की बात की, तो इस्लाम में बिल्कुल भी सख्ती नहीं है। इस्लाम ने औरत को पढ़ने से मना नहीं किया, इस्लाम ने औरत को घर से निकलने से मना नहीं किया, इस्लाम ने औरत को मर्द से बात करने से मना नहीं किया। हाँ, अपनी हुदूद के अंदर रहकर औरत बात भी कर सकती है मर्द से, औरत घर से बाहर निकल के काम भी कर सकती है, औरत पढ़ भी सकती है, औरत कहीं भी जाके तालीम हासिल कर सकती है। इस्लाम में ऐसी कोई सख्ती नहीं है। तो औरत को इन चीज़ों से निकलने के लिए सबसे पहले तो वो उसके पास तालीम होनी चाहिए, तालीम की फ़राहमी उसके पास हो कि ताकि जब वो उसके पास तालीम होगी, उसको लोगों को जो तसव्वुरात हैं, लोगों के दकियानूसी तसव्वुरात हैं या फिर मुआशरे के जो उसूल हैं, उनको फ़ेस करने को उसके अंदर हिम्मत आ जाती है, क्योंकि उसके पास एक नई सोच उसमें डेवलप होती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करे औरत, कि जैसे भी हालात हैं, जैसे भी सिचुएशन है, उसको फेस करना है, बजाए इसके कि डर के पीछे हट जाना है कि भई अब मैं इसको कैसे फेस करूँ, मैं इसके सामने कैसे जाऊँ, मैं इन लोगों की बातों का जवाब कैसे दूँ? तो ये चीज़ें हमारे अंदर डर पैदा करती हैं, तो इन चीज़ों से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस्लाम में बिल्कुल भी सख्ती नहीं है। इस्लाम हमें दर्स देता है कि आप पढ़ें, बल्कि हदीस पाक में है कि खुद भी पढ़ें और आगे दूसरों को भी तालीम मतलब तालीम दें आप। तो मैं तो यही कहूँगी कि औरत को जो है अपनी जिस भी फ़ील्ड में है, उस फ़ील्ड में आगे बढ़ने के लिए लोगों की जो है तसव्वुरात या लोगों की बातों का, लोगों के तंज़-तनकीद को देखते हुए पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि आगे बढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल।
एक बहुत अच्छी बात की सिद्रा, माशाल्लाह। और ये चीज़ जो है ना, इस वक्त हम जो 6 की 6 खवातीन यहाँ बैठी हैं, हम सब पे ही अप्लाई करती है, चाहे हम जिस भी बैकग्राउंड से हों, जो भी हमारा फैमिली का वो जो बैकग्राउंड है, डजेंट मैटर, लेकिन ये हम सब पे ही अप्लाई करती है, क्योंकि इवेंचुअली हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, एक ही माशरे में एक ही तरह की सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उन सबको चैलेंजेस को फेस करते हुए और उनको ब्रेक करते हुए आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। इसी हवाले से सबा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आपने ये लाइन चूज की, नेटवर्क मार्केटिंग चूज की, तो आपने भी यकीनन हर्डल्स का सामना तो किया होगा, क्योंकि अक्सर देखने में यही आता है, हम तकरीबन हम सबके साथ ही ये एक्सपीरियंस रहा है कि फैमिली की तरफ से थोड़ा बैकलैश आया कि ये कौन सी इंडस्ट्री तुम ज्वाइन करने जा रही हो, और क्या ऑनलाइन काम करना पड़ेगा, और कुछ इम्प्रेशन ऐसा है लोगों के माइंड में कि नहीं ये इंडस्ट्री सही नहीं है, या इसमें काम ना करो, या ये कोई प्रॉपर कैरियर नहीं है। तो इस चीज को आपने किस तरह से ओवरकम किया? हाँ बिल्कुल मैम, एक बात को मैं कोट करना चाहूंगी, जब भी आपने कहा कि कोई भी फीमेल वो किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हो, चैलेंजेस को फेस तो लाजमी करना पड़ता है, क्योंकि हमारी शायद किस्मत के साथ ये चीज जुड़ी हुई है कि कोई भी लेडी, चाहे वो हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, वो जॉब पर्सन हो, कुछ भी हो, तो बहुत सारे चैलेंजेस है उनको फेस करना है। और इसी तरीके से मैं थोड़ा-सा अपनी स्टोरी के थ्रू मैं समझाना चाहूँगी कि मैं भी हाउसवाइफ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे हैं, घर, फैमिली, इन सब चीज़ों को भी मैं देख रही थी। बट मेरे माइंड में कहीं न कहीं था कि मुझे कुछ करना है, मुझे बैठना नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक हाउसवाइफ वही है जो घर सँभाले और बच्चों को ही सँभाले, ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो बहुत सारी ये चीज़ें थी और लोगों की सोचें थी, पर मेरी सोच इस तरीके से नहीं थी, और मुझे था कि नहीं, मुझे करना है, मुझे लोगों को फेस करना है, तो वो मैं कर लूँगी। बट हाँ, मेरे लिए ज़रूरी था कि मेरे हस्बैंड का मुझे सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर जहाँ एक पर्सन भी आपको सपोर्ट करता है ना, अगर वो हस्बैंड है या फादर है या भाई है, जो भी है, तो आपके अंदर जो एक पावर आ जाती है ना, उस पावर के ही थ्रू आप बाकी सारी चीज़ों को इज़िली फेस कर सकते हैं। तो मेरे मेरे साथ भी यही हुआ, मेरे बच्चे भी थे, सब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बट मुझे इन चीज़ों को फेस करना था। और जब मैंने इस प्लेटफ़ॉर्म को चुना, इस बिज़नेस को चुना कि मुझे ऑनलाइन बेस से ही काम करना है, और इस बारे में मैंने सर्च की, डिस्कशन की अपनी फैमिली से, अपने हस्बैंड से। तो पहले तो उनका माइंड भी थोड़ा-सा था कि नहीं ऐसा क्या है, ये तो बस टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं होगा, क्या करोगी यहाँ पर? बस चलो तुम्हारी ख्वाहिश है तो करके देख लो, बस ठीक है। फिर जैसे-जैसे हमने जॉइन किया, तो जो वर्किंग होती है, जो चीज़ें होती हैं, और जो एक मिसकॉन्सेप्ट था कि ऑनलाइन में ज़्यादा स्कैम होता है, यहाँ इस तरह के लोग नहीं होते कि आपको सही तरीके से डील किया जाए। आपको अजीब-अजीब से लोग मिलेंगे जिनको बात करने की तमीज़ नहीं होगी, उल्टे-सीधे लोगों के पास आपके नंबर्स जाएँगे। तो ये चीज़ें थी जो मोस्टली जो फैमिली होती है वो इसी वजह से मना करती है कि आपका नंबर जो है वो पब्लिकली सबके पास चला जाता है। बट यहाँ पे मैं उन सब लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप अगर सही चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं, सही प्लेटफ़ॉर्म को चूज़ करते हैं, सही टीम को चूज़ करते हैं, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली फिर आपको फेस करना आ जाती हैं। और मैं यहाँ पे पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का तो बहुत ज़्यादा थैंक यू करूँगी कि यहाँ एक ऐसा इन्होंने प्लेटफ़ॉर्म दिया है, जहाँ से आप चाहे किसी भी पर्सन से बात कर लें, आपको एक रिस्पेक्ट मिलेगी। आपको कहीं से भी, चाहे वो मेल है या फीमेल है, आपको एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाएगा। आपको बात एक सिस्टर के अलावा, आई थिंक मुझे नहीं पता कि हम अगर सिस्टर आपस में भी बात करते हैं तो हमारे मुँह से भी सिस्टर ही निकलता है। मतलब इस तरह का माहौल यहाँ का क्रिएट हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई हूँ यहाँ पर, और जो मेरी सिलेक्शन थी, उसपे मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ। और आज मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ, इतनी ज़्यादा कि मैं यहाँ बैठ के बात कर रही हूँ, मैं आप सब लोगों को, ऑडियंस को फेस कर रही हूँ। तो इतना कॉन्फिडेंट अगर आ गया है, तो मुझे लगता है कि ये सारे हर्डल्स जो है ना, फिर इनको फेस करना मुश्किल नहीं है। अगर आपका माइंड स्ट्रॉन्ग है, आप आगे बढ़ें इंशाल्लाह, फिर सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली, जो कहते हैं ना, रास्ते जो है वो भी खुलना शुरू हो जाते हैं, बस आप, ज़रूरत है पहला कदम आपका सही होना चाहिए। जबरदस्त, माशाल्लाह। और बिल्कुल कॉन्फिडेंस की बात होती है सबा, अब आपने खुद ही कहा कि आप अपने अंदर खुद कॉन्फिडेंस महसूस कर रही हो, तो एक दफ़ा ये चीज़ आपके अंदर ये खुद ब खुद पैदा हो जाती है ना, तो फिर आप हर चीज़ जो है, अपने हर हर्डल को, असल में मेंटल हर्डल होता है सबसे बड़ा जो होता है ना, आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप खुद को कॉन्फिडेंस समझ रहे हो, खुद को आप स्किल्ड समझना शुरू कर दिया है, आपने खुद को आपने वैल्यू देना शुरू कर दी है, तो ऑटोमेटिकली आपके इर्द गिर्द के भी जो
लोग होते हैं ना, वो आपको वैल्यू देना शुरू कर देते हैं। सदफ, आप रिप्रेजेंट कर रही हो यहाँ पर प्रोफेशनल फीमेल्स को। एक कॉन्सेप्ट है यहाँ के मेरे माइंड में आया कि लोग ज्यादातर ये समझते हैं कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट किस तरह से हो सकती है। अच्छा जी, इस तरह से हो सकती है कि हम अपनी बेटी को पढ़ा लिखा दें, और हमने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा दिया तो यकीनन वो जॉब करेगी, कमाना शुरू कर देगी। उससे क्या होगा कि उससे उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उससे उसकी जो फैमिली मेंबर्स हैं जो उसको सीरियस नहीं लेते थे, अब उसको सीरियस लेना शुरू कर देंगे। अब उसको डिसीजन मेकिंग में उसका हिस्सा हो जाएगा, उसका ओपिनियन लेना शुरू कर देंगे, उससे एडवाइस लेना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब वो कमाने लग गई है। तो मेरी नजर में दिस इज नॉट अ पॉजिटिव पॉइंट। दिस इज ये सोच भी जो है ना, फिर वही दकियानूसी सोच की तरफ इशारा करती है। कौन सी दकियानूसी सोच? वही सोच के इसका तो मतलब यही हुआ ना कि लोग बेटे की दुआ क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा कमाता है और वो कमा के आपका सहारा बनता है। तो मतलब इंसान की वैल्यू नहीं है कमाने वाले, बस कमाई की वैल्यू है आपकी। तो ये तो सोच ही गलत है। मैं चाहूंगी कि आप इस चीज पे कमेंट करो, क्योंकि आपने बहुत यंग एज से जो है ना अर्निंग स्टार्ट कर दी थी। तो आप क्या कहती हो? आपने भी इसी किस्म के क्या बातें सुनी अपनी फैमिली से, एंड हाउ डिड यू फेस देम? ओके, बेसिकली मैं भी आप लोगों की तरह एक नॉर्मल कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं कोई बहुत मेरी फैमिली ऐसी नहीं थी। ठीक है, मैंने जॉब की, उस टाइम नीड थी, घर वालों को भी था, लेकिन फिर भी वो जिस तरह से आप कह रही है ना डिसीजन मेकिंग पावर में, उसमें वही होता है कि फ़र्क आता है हमेशा। अच्छा, मेरे और मेरे भाई में बहुत कम एज गैप है, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 इयर्स वो मुझसे छोटा है, लेकिन ऑलवेज़ ही वाज़ मतलब एल्डर ब्रदर वाला ही रोल प्ले किया। बिकॉज़ अगर आपकी फैमिली में कभी भी क्राइसिस आते हैं, कुछ होता है, तो आपका जो भाई होते हैं उन्हीं को टेक ओवर करने के दिया जाता है। फीमेल्स को इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती। लेकिन खुद होता है ना कि मेरे पास वहाँ पे 2 ही ऑप्शंस थे कि या मैंने खुद अपनी फैमिली में लिटरली ऐसी लड़कियाँ देखी हैं कि जिन पे इस तरह के अगर कोई वक़्त आ रहा है तो वो घर बैठ के ना इंतज़ार करती थी, जो पैसे जमा करके अपने जहेज़ बनाती हैं। सीरियसली उन्होंने बनाए अपने जहेज़, और उनकी शादी भी नहीं चली। अपने उनके माँ-बाप के पास अगर एक प्लॉट था, उन्होंने वो बेच दिया, अपनी बेटी की शादी की, वो बहुत कुछ दिया, लेकिन वो नहीं चल सकी। तो वो क्या हुआ, क्योंकि उसके पास कोई स्किल नहीं थी, एंड शी इज़ स्टिल मतलब वो वापस उसी घर में आ गई, ठीक है? और अब उसके पास कुछ नहीं है, वो एक ही मतलब उस घर में रह गई है, भाभियों की भी बातें सुन रही है, भाइयों की भी। ये आप पे खुद पे होता है कि आपने अपनी लाइफ़ को बनाना है या सँवारना है। अनफॉर्च्युनेटली मतलब हमारी सोसाइटी में डिसीजन मेकिंग जिस तरह से आपने कहा वुमेन, लेकिन आपने अपना रास्ता खुद बनाना है। एट टाइम्स था, मेरे घर में भी ऐसा था कि मेरे भाई की बात को ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी, मेरी बात को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी, कि बे लड़की है, बेशक कमा रही है। हालाँकि मतलब जिस तरह से फाइनेंशियली अगर मैं बात करूँ तो मैं शायद ज़्यादा पैसे कमा रही थी, वो कम कमा रहा था, लेकिन हर जगह के मेरा बेटा सपोर्ट करे एंड ऑल दैट। और मैंने देखा है कि मैं अपने घर की नहीं, ओवरऑल भी बात कर रही हूँ कि जो लड़के होते हैं ना, हमेशा जब भी वो घर में, चाहे आपके शौहर हैं, हस्बैंड हैं, फादर हैं, भाई हैं, वो आपको 20,000 देंगे, 30,000, जितने भी पैसे व्हाट्सोएवर आपको दे रहे हैं, वो कहीं न कहीं आपको ज़िंदगी में जताते ज़रूर हैं, कि हम ये कर रहे हैं, हम अपने घर का बर्डन उठा रहे हैं। लेकिन लड़कियाँ एट टाइम, बहुत सारी मैंने लड़कियाँ देखी हैं कि जो वो कहते हैं ना कि वो अपनी जगह बनाने के लिए, कि बस हम कहीं रिकॉग्नाइज़ हो जाएँ, तो वो कभी वो ये नहीं करती कि हमने इतना घर में दिया या हमने इतना दिया, तो वो बस देती जाती हैं जितना होगा। मुझे याद है कि मुझे पता होता था मेरे पर्स में इतने ही है, लेकिन अगर मेरे घर में कोई नीड है, मैं दे देती थी। मैं ये नहीं सोचती थी कि कल क्या होगा। तो वो अल्लाह की तरफ से कहीं न कहीं से ना अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं कभी खाली हाथ नहीं रही। कहीं न कहीं से ना रास्ते अल्लाह ताला बना देता है, जब आपकी नीयत अच्छी हो। तो अब वो टाइम आ गया कि जब इतनी स्ट्रगल कर लिया, लेकिन अब वही बात आ गई है कि अब मैं डिसीज़न मेकिंग में भी हूँ। देखिए, अब वो मैंने खुद अपने ही मैंने पूरी स्ट्रगल की है, लेकिन उसका सिला भी मिला ना। अब मैं डिसीज़न मेकिंग में अगर हूँ, तो शायद जो मेरे घर के भाई हैं, उनकी ज़िंदगी या उनकी लाइफ़ में जो कुछ हो रहा होता है या कोई प्रॉब्लम आती है ना, दे कॉल मी फर्स्ट कि हमें ये प्रॉब्लम हो गई है, तुम बताओ अब क्या करना है? माय मदर कॉल्ड मी, अगर घर में कोई भी इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, कि शी विल हैंडल। तो दे अब नाउ दे ऑलवेज़ से कि अब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तो व्हाट विल वी डू? हाँ, हम क्या करेंगे? तो ये होता है ना कि ये आपने खुद करना होता है कि अब आपकी सोच जो है ना, ये आपने खुद बदलनी है। आपकी ज़िंदगी का ना, अनफॉर्च्युनेटली लड़कियाँ मकसद बना लेती हैं शादी।
मकसद नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ। जैसे आपकी पार्ट एजुकेशन, जैसे आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, मतलब जिस तरह से आपने तालीम हासिल की, एक जॉब की, इस तरह शादी भी इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स नॉट योर डेस्टिनेशन। तो हम अनफॉर्चुनेटली इसको डेस्टिनेशन समझने लग जाती हैं, जिसकी वजह से हम इन सब चीज़ों में ना गुम हो जाती हैं। हमारी आइडेंटिटी, जिस तरह अभी आप बात कर रही थी बहुत सारी ख़वातीन की, क्योंकि उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया ना कि हमारी कोई आइडेंटिटी है। बस पैदा हुए तो उनके ज़हन में डाल दिया शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, उनकी तरबियत करनी है, एंड इट विल सो ऑन रोटेट, रोटेट एंड रोटेट। कइयों की चल जाती है, नहीं चलती तो वो फिर दोबारा माँ-बाप की बस वो ताने सुनती हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो अगर आप टाइमली अपने आप को स्टेबल कर लें, तो ये चीज़ें भी होती रहती हैं। इट्स पार्ट ऑफ एज़ आई टोल्ड यू लाइफ, कि हर इंसान की ज़िंदगी में जब टाइम होता है, हो जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन डिसीज़न जो है ना, वो आपने खुद लेना है अपनी ज़िंदगी का, कि आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके कुछ ना करें। अपनी ज़िंदगी सदफ का इंटरनेट शायद डिस्कनेक्ट हो गया है, बट हैट्स ऑफ टू सदफ माशाल्लाह से कि सदफ ने आला तालीम हासिल की और प्रोफेशन अपना करियर परसू किया और अपनी फैमिली में अपना नाम मनवाया माशाल्लाह। बड़ी बात है। और आई थिंक तालीम यस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक औरत के लिए अपनी पहचान बनाने के लिए, लेकिन वही बात है कि बैक टू इस्लाम अगर जाएं तो इस्लाम में जो है औरत का मकाम वैसे भी है, चाहे वो आला तालीम याफ्ता हो या ना हो। ठीक है, इसकी मिसाल हमें यहाँ पे मिलती है, जैसे मैंने भी शुरू में बात की कि हमारे यहाँ कुछ घराने ये समझते हैं कि जी अपनी बेटी को तालीम दे दो ताकि जो है उसकी बात मानी जाए या उससे जो है उससे मशवरे लिए जाएं, उसको इम्पोर्टेंस दी जाए। हालांकि इस्लाम में ऐसा नहीं है। अगर मैं इमाम अली की जो है मिसाल लूं तो वो बीबी फातिमा से मशवरा किया करते थे, उनसे उनकी एडवाइस पूछा करते थे, राय पूछा करते थे। इसके अलावा जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हमें मिसालें मिलती हैं कि मजलिस शूरा हुआ करती थी और उस शूरा के जो मेंबर्स हुआ करते थे उसके अंदर जेंडर से रिगार्डलेस, यानी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सिर्फ लीडरशिप क्वालिटीज और स्किल के बेसिस के ऊपर उस शूरा में लोग सेलेक्ट किए जाते थे, जिसमें खवातीन भी होती थी जो कि अपने राय रखती थी और जो डिसीजन मेकिंग किया करती थी कम्युनिटी के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है जो कि बहुत कम लोगों को बताई जाती है। सदफ तालीम की बात हो रही है तो एज अ मदर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, माशाल्लाह आप बेटी की भी माँ हैं, बेटों की भी माँ हैं, तो आप क्या समझती हैं कि तालीम जो है आजकल के महंगाई के दौर में क्या सिर्फ बेटों को देनी चाहिए या हमारी बेटियां भी डिजर्व करती हैं तालीम हासिल करना? यस मैम, ऐसा ही है। देखिए बस कहते हैं ना 21st सेंचुरी कर रही है, चल रही है, पर इसमें भी अभी तक कुछ लोगों का एक माइंड कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि अगर घर में इनकम आपकी कम है ना तो आप लड़कों को जो है तालीम दे दो, लड़की को ना दो। लड़की की तालीम को अहमियत नहीं दी जा रही है बहुत से घरों में अभी भी, क्योंकि वो ये समझते हैं कि लड़की को तालीम देना जो हैगा ना वो बिल्कुल बेकार रहेगा, लड़कों को तालीम देंगे तो वो जाकर बाहर जॉब करेगा और इनकम लेकर आएगा। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा घरों में अभी भी राइज हुआ हुआ हैगा, जबकि वो लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर हम एक लेडीज को यानी कि खवातीन को, अपने घर की लड़कियों को तालीम देंगे तो वो इन फ्यूचर में जब उसका अपना फ्यूचर स्टार्ट होगा तो वो जब अपनी नस्लों में जाएगी तो उसके पास अगर तालीम नहीं होगी तो वो बहुत ज्यादा कहते हैं ना एहसास कमतरी का शिकार रहेगी अपनी जिंदगी के हर मौके पे, जहां जहां उसको फेस करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे उसकी जिंदगी बढ़ रही है, शादी हो रही है, आगे जाके बहुत सारे लेडीज के साथ मसले आते हैं। अब बच्चे हो गए, बच्चों का स्कूल होता है, स्कूल में जाने के बाद पेरेंट्स मीटिंग है, हर चीज है, उसमें क्या एजुकेशन होगी तो आप बात कर सकते हो ना। बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं कि लेडीज को वहां जाकर बात करना पड़ती है अपने बच्चों से रिलेटिव होकर ही। जब उसके पास अपनी तालीम नहीं है, उसे अपना कुछ नहीं पता कि किस तरह से मैंने जाकर प्रिंसिपल से बात करनी है या फॉर्म जो है बच्चों के वो एजुकेशन से रिलेटिव वो मुझे फिल किस तरह से करना है, तो वो जब दूसरों के पास जाएगी तो उसके एक कहते हैं ना एहसास कमतरी होगी कि यार मैं खुद कुछ नहीं कर सकती। तो वो फिर आगे इन फ्यूचर ना बहुत ज्यादा इस चीज को फेस करना पड़ता है उन लेडीज को जिनके अपने घर वाले उन्हें स्टार्टिंग में पढ़ाई से रोक देते हैं, सिर्फ इस सोच पर कि इसने क्या करना है आगे जाकर। अगर लड़की को ही पढ़ाएंगे तो वो ये सोचेंगे इन फ्यूचर लड़की ने बहुत कुछ करना हैगा, बजाहिर सिर्फ सिर्फ ये सोच कर रह जाते इन्होंने कुछ नहीं करना। लेकिन अगर कहते हैं ना बैक पे जाए तो लेडीज आजकल क्या नहीं कर रही होंगी।
क्या एजुकेशन की कमी की वजह से बहुत सारी लेडीज हैं वो घर में बैठी हुई हैं, क्या हम एजुकेशन, कुछ भी हमारे पास एजुकेशन नहीं है इसलिए हम कर नहीं सकते हैं। तो ये एजुकेशन होना, लड़की को एजुकेशन देना लाजमी नहीं है कि वो बाहर निकल कर जॉब ही करेगी इसलिए एजुकेशन दे रही है, नहीं। उसने बहुत से अपने इन फ्यूचर बहुत से मामले ऐसे देखने होंगे जाकर जहां उसे एजुकेशन की जरूरत है। ये नहीं है कि वो सिर्फ बाहर जॉब करने जा रही है इसीलिए उसे एजुकेशन चाहिए, नहीं। आप उसे एजुकेशन दे क्योंकि उसने इन फ्यूचर बहुत सारे मामला को फेस करना है अपने बच्चों से रिलेटेड। इन फ्यूचर अगर आगे जाकर हस्बैंड वगैरह कोई भी इशू आता है, किसी को नहीं पता किसी की फैमिली का, अगर आपके पास एजुकेशन होगी तो वो कहते हैं ना, अभी शादी भी होती है उसके 10 साल बाद भी अगर कोई फेस आता है ऐसा तो वो अपनी एजुकेशन को यूज कर सकती है किसी भी पॉइंट पे जाकर। घर बैठकर कहते हैं ना, आजकल ऑनलाइन वर्क का दौर आया हुआ है, एजुकेशन है तो हम घर बैठकर ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं। और बहुत सी मेरी डाउन लाइन में लड़की आती है, वो कहती है मैम हमारे पास बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं है, क्या हम कर सकते हैं? क्योंकि एक वो एहसास कमजोरी हो रही थी कि शायद हम एजुकेशन ले लेते या हमारे पेरेंट्स हमें एजुकेशन दे देते तो हम भी घर बैठे ही सही लेकिन कुछ ना कुछ कर रहे होते। तो हम उनका माइंड बनाना पड़ता है कि एजुकेशन स्टार्टिंग में नहीं ली तो अभी भी आपका अगर माइंड है, बिजनेस एक माइंड होता है ना लेडीज के अंदर, कि वो घर के सारे मामला देख रही होती है, कि सोते में भी माइंड चल रहा है लेडीज का, तो कि कल मैंने ये बनाना हैगा, कल मैंने ये काम करना हैगा। तो वो माइंड हम इन्हें फिर कहते हैं, गाइड करते हैं कि एजुकेशन जो है लाजमी तो है, पर आप जरा इस एज में आ चुके आप एजुकेशन तो छोड़े लेकिन अपना माइंड कॉन्सेप्ट खोलो। आप एक वर्क कर सकती हो ऑनलाइन, घर में बैठकर वर्किंग कर सकते हो, उसके लिए आपको माइंड खोलना पड़ेगा अपना। और हम लोग की कहते हैं ना, ट्रेनिंग वगैरह लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो लेडीज जो एजुकेशन की वजह से डर रही होती है कि हमारे पास एजुकेशन नहीं है, शायद हम नहीं कर सकेंगे, वो फिर जब हमारे साथ ज्वाइन करती हैं, ट्रेनिंग लेती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी मेरी डाउनलाइन में ऐसी लेडीज हैं कि वो इस वक्त वर्क कर रही हैं, लेकिन वो पहले डरती थी कि शायद हमारे पास एजुकेशन कम है कि हम नहीं कर सकेंगे। पर इस चीज को भी देखें, फेस कर लिया है लोगों ने, ऑनलाइन वर्क है, ट्रेनिंग सिस्टम है और इसको ज्वाइन कर रहे हैं लोग। लेकिन एजुकेशन इज मोस्ट, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, एजुकेशन दिलाना पेरेंट्स की जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी से कहते हैं ना, उन्होंने लाजमी बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए। बिल्कुल सदफ, आपकी बात से ना मुझे अपनी स्टोरी याद आ गई। ऐसा लगा कि जैसे आप बिल्कुल मेरी स्टोरी नरेट कर रही हैं, क्योंकि मास्टर्स की तालीम, मास्टर्स की डिग्री मैंने भी हासिल की थी लेकिन मैंने उसको प्रैक्टिस नहीं किया। मेरी पढ़ाई के दौरान ही मेरी शादी हो गई थी और 9 इयर्स तक आई वाज कंप्लीट हाउसवाइफ। लेकिन वो मेरी तालीम जो है उस वक्त काम आई जब व्हेन आई हैड टू फेस अ लाइफ एज अ सिंगल मदर। तो उस वक्त मेरी वही डिग्री काम आई, वही मेरी तालीम और तरबियत काम आई जो मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया था। कि उनका शुरू से मानना ये था कि जो जिस तरह की तालीम बेटे को दी जा रही है, सेम उसी तरह की तालीम बेटी के लिए भी बहुत जरूरी है। और वही हुआ कि वही आज मेरे काम आई। तो बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है तालीम। रिफत, मैं आपसे ये बात पूछना चाहूंगी कि माशाल्लाह अभी जिस तरह से आपने जिक्र किया कि आपको आप जब नेटवर्क मार्केटिंग में आई तो आपको फाइनेंशियल नीड नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद आपके अंदर ये नीड थी कि आप एक अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनाना चाहती थी, अपने बलबूते पे कुछ करना चाहती थी। उसका रीजन क्या है? वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको मोटिवेट करती है कि मैं काम करूं, मैं ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करूं और मैं नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा से ज्यादा आगे जाऊं? अच्छा मैम, ये मैं ना यहाँ सबसे पहले तो एक बात करना चाह रही हूँ कि ख़वातीन को एम्पावर करने की जो रीज़न है, तो इसके बारे में ना तो सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि वुमेन्स को एम्पावर बनाने से हमारी मुराद क्या है? ठीक है? तो क्या इससे मुराद ख़वातीन के लिए तलीम और सेहत की सहूलतों का होना, जो इनका बुनियादी हक है, ख़वातीन को उनकी ज़िंदगी के बुनियादी फ़ैसलों का इख्तियार देना है? कोई भी माशरा औरत के बगैर नामुकम्मल है, ठीक है? औरत की सियासी और समाजी हैसियत तस्लीम किए बगैर माशरा तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक ख़वातीन को वो इख्तियार नहीं मिल सका जो इन्हें मिलना चाहिए। यहाँ ख़वातीन की तज़ीम पर ज़ोर तो दिया जाता है लेकिन उनकी ना इज़्ज़त नहीं की जाती। ये तसव्वुर भी आम है कि ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ़ मर्द ही कर सकते हैं। औरत घर की चारदीवारी से बाहर गैर महफूज़ समझी जाती है। अक्सर ख़वातीन घर के अंदर भी महफूज़ नहीं रहती। तो जैसे ये विलेज एरिया है हमारा, यहाँ इन इलाकों में ख़वातीन को तलीम की सहूलत मुयस्सर नहीं है। शहर में रहने वाली ख़वातीन को तलीम की सहूलत तो मुयस्सर है, लेकिन इसके बावजूद इनको रोज़गार के मसाइल का सामना करना पड़ता है।
ख़वातीन के लिए रोज़गार ना होने के बराबर है। ये यहाँ पर जैसे बात हो रही है वुमेन्स एम्पावरमेंट की, तो एक माइंडसेट हमारे माशरे का ये भी है कि जब कोई बेटी जाती है अपने बाप के पास या भाई के पास कि वो कहती है मैंने नौकरी करनी है, मैंने बाहर निकलना है, तो अक्सर उनका जवाब आता है कि नहीं, बाहर ना जाओ, सेव नहीं है तुम्हारे लिए, कुछ भी। तो इस माइंडसेट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो मेरा जो मेन मकसद था इधर आने का, ये नहीं था कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, यानी कि मेरे पास पैसे आए। अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं थी और ना ही मैंने महसूस की। मैंने अगर महसूस किया तो जैसे ये विलेज है, तो इधर बहुत सी औरतें हैं, मेहनत करती हैं, लेकिन मेहनत किस तरह करती हैं? अगर एक लड़की को ले लें आप, वो मैट्रिक कर लेती है या एफए कर लेती है, वो जाके ना प्राइवेट स्कूल्स में जाती है। जैसे अब गाँव के स्कूल हैं, वहाँ कितने पैसे कमा लेती होंगी 2000, 2500, 3000, 3500, इससे ज़्यादा कितने 5000 तक कमाएँगी ना, ज़्यादा तो नहीं कमाएँगी क्योंकि उनकी एक तो एजुकेशन बहुत कम है और दूसरा उनके पास एक्सपीरियंस भी बहुत कम है और यही बात आ रही है कि मैं इनको देख के खुद पहले सीखना चाह रही थी, फिर इन लोगों को आगे लेके आना चाह रही थी ताकि वो भी ये काम करें। डायरेक्टली तो ये लोग नहीं आ सकते ना, तो ज़ाहिर-सी बात है जो बंदा सीखेगा वही लेके आएगा इन बंदों को, तो वही सिखाएगा। मेरा सिर्फ़ मिशन जो ये था कि मैं ना ऐसी स्टूडेंट्स को, ऐसी हाउसवाइफ्स को एम्पावर करना। इंटरनेट का शायद इशू आ रहा है थोड़ा-सा। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? अगर आ रही है तो प्लीज़ मुझे ज़रा-सा बता दें। ओके। सो बिल्कुल रिफ़त, आपने बहुत अच्छी बात की माशाल्लाह। सो बेसिकली इसी से रिलेटेड जो है मैं बात सिद्रा की तरफ लाना चाहूँगी कि सिद्रा, जिस तरह रिफ़त ने बात की कि किसी को लीड करने के लिए या किसी को सिखाने के लिए पहले आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ता है, तो उसी तरह रिफ़त ने पहले अपने आप को डेवलप किया, काम सीखा, ताकि वो आगे जो है मज़ीद ख़वातीन को, मज़ीद बच्चियों को काम सिखा सकें और उनको अपने पैरों पे खड़ा कर सकें। यानी कि रिफ़त जो है अपने आप को उन्होंने पहले अपने आप को एक लीडर के तौर पे डेवलप किया और फिर काम किया। तो आप क्या सजेशन देना चाहोगी सिद्रा? माशाल्लाह यू आर आल्सो वर्किंग एज़ अ लीडर इन नेटवर्क मार्केटिंग, कि जो ख़वातीन एज़ अ लीडर जो है काम करना चाहती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस नियत से कि वो आगे फर्दर दूसरी ख़वातीन के लिए रास्ता जो है आसान कर सकें, उनको क्या मशवरा देना चाहोगी? वो क्या स्टेप्स लें ऐसे? जी मैम, यहाँ पर मैं बात करूँगी उनके लिए 3 जो चीज़ें सबसे ज़्यादा अहम है, उसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि आप अपनी जो आवाज़ मतलब दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। वो चाहे आप अपनी कम्युनिटी में रहते हुए वहाँ पर लोगों के साथ कनेक्ट हों ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर इसका दूसरा हल ये है कि आप सोशल मीडिया को यूज़ करें। आपके पास सोशल मीडिया ऑलरेडी है, उसको यूज़ करें। हमारे माशरे में या हमारे माशरे की ये सोच है या माशरे में रहने वाली ख़वातीन की ये सोच है कि हम सोशल मीडिया पे जाएँगे या फिर अपनी कम्युनिटी में ही दूसरे लोगों से बात करेंगे तो पता नहीं कैसा महसूस होगा या पता नहीं हमसे बात होगी या नहीं। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। मतलब वो कॉन्फिडेंट नहीं होती दूसरों के साथ बात करने के लिए। तो ये 2 चीज़ें हैं कि वो अपनी कम्युनिटी में लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हों। दूसरी चीज़ कि वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें अपनी आवाज़ दूसरों तक पहुँचाने के लिए। क्योंकि आपके अंदर अगर एक आपके पास अंदर हुनर है एक, तो आप दूसरों तक पहुँचा सकते हैं, दूसरों को अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरों को लीड कर सकते हैं आप। और इसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि आप अपनी कम्युनिटी में ऐसी ख़वातीन या ऐसे बच्चे हैं जिनको आपकी ज़रूरत है। आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल मोस्टली ऐसा होता है कि हमारी कम्युनिटी में हम गौर नहीं करते कि हमारे पास अगर पैसा है, हमारे पास तालीम है, हम कुछ कर सकते हैं, तो हम बिल्कुल ख़ामोश बैठे रहते हैं, हम कुछ नहीं करते। यही सोच कर कि भई वो मतलब कितना को वो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं या कितना को हम काम कर लेंगे, दूसरों को कितना को फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं कि मतलब अपनी कम्युनिटी में उन ख़वातीन को या उन बच्चों की तरफ आप जाएँ, जिनको आपकी ज़रूरत है। तीसरे नंबर पे चीज़ जो आती है वो ये कि आप जो है उन लोगों के साथ आप कनेक्ट हों, जो मतलब पहले से तरक्की याफ़्ता है, मतलब जो पहले से जिनके पास तजर्बा है, वो आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास हाँ, तालीम है, हुनर है, लेकिन आपको पता नहीं मैंने उस चीज़ को इस्तेमाल कैसे करना है।
मैंने उस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए मैं कैसे लीडर बन सकती हूँ मैं। तो उन लोगों के साथ कनेक्ट हूँ क्योंकि हमारे जो है ना ख़वातीन की एक ये भी सोच है कि भई अब वो मुझसे ज़्यादा पढ़ा-लिखा है, पढ़ी-लिखी है या उसके पास मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं उससे बात करूँगी, तो वो मुझे कमतर समझेगा तो मतलब मैं उसके सामने कैसा महसूस करूँगी। तो इस चीज़ को पीछे रखते हुए अपने आप को आगे बढ़ाएँ, उन लोगों को अपने साथ कनेक्ट करें, खुद उन लोगों के साथ कनेक्ट हों, जो पहले से कुछ ना कुछ कर चुके हैं, जो कहीं न कहीं अपना कदम जमा चुके हैं, किसी न किसी फ़ील्ड के अंदर। तो ये 3 चीज़ें अगर हम अप्लाई करेंगे तो यकीनन 110% मैं कहती हूँ कि औरत लीडर बन सकती है। बिल्कुल सिद्रा, ये लास्ट वाली टिप मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी कि आप अपना एनवायरनमेंट बदल लो, यानी आप यही कहना चाह रही हो ना कि आप अपना एनवायरनमेंट, आप अपना उठना-बैठना, आप अपना माहौल, अपने इर्द-गिर्द ऐसे ही लोगों के साथ आप रहो जो आप मतलब जिनसे आप इंस्पायर होते हैं या जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, ताकि उनकी सोहबत में आप वही क्वालिटीज़ उनकी अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लें। और जो ख़वातीन ये कहती हैं कि भई हम तो इतना ज़्यादा सोशल नहीं हैं, हमारा तो निकलना नहीं होता घर से, तो हम कहाँ से लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढें और कैसे उनमें उठे बैठें। तो भाई आजकल तो ज़माना डिजिटल का है, आप यूट्यूब खोलिए, आप जो इन्फ्लुएंसर, जो मोटिवेशनल स्पीकर या जो ब्लॉगर या फेसबुक कम्युनिटीज़ हैं ऐसी, अभी सोल सिस्टर जो है एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है पाकिस्तान की, जो अभी बंद भी हो गई थी पिछले दिनों और अब माशाल्लाह दैट ग्रुप इज़ बैक अगेन। तो वहाँ पर कितने उन उन उस ग्रुप के अंदर कितनी ज़्यादा ख़वातीन को जो है अपने राइट्स मिले हैं, अपने लीगल राइट्स मिले हैं, उनको जो है इनहेरिटेंस के ऊपर कितनी ज़्यादा सपोर्ट मिली है, उनको बहुत सारी ख़वातीन को मेंटल ट्रॉमा से निकाला है उस ग्रुप ने। तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आपको उस तरह के मिल जाएँगे, जहाँ पर आप जो है ये सारी स्किल्स और ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। तो अच्छा सबा, अब जैसे ऑनलाइन कम्युनिटीज़ की बात की मैंने और ऑनलाइन तो हम लोग भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, वी आर कंटेंट क्रिएटर्स, वी आर डिजिटल नेटवर्क मार्केटर्स। तो जो है यहाँ पर यूजुअली जिस तरह अभी हाउसवाइफ्स बता रही थी कि भाई घर से थोड़ा-सा ये रुकावट आती है कि नहीं हम जॉब आपको इसलिए नहीं करने देना चाहते क्योंकि जॉब में आपको हैरेसमेंट का सामना करना पड़ेगा या आप मुख्तलिफ तरह-तरह के लोगों से टकराओगी, तो हम नहीं चाहते कि आप काम करो, तो आप ऐसा करो ऑनलाइन काम कर लो। लेकिन हमें हकीकत पता है ऑनलाइन वर्किंग की भी, कहते हैं ना कि फीमेल्स जो हैं आई थिंक वी आर बाउंड टू फेस चैलेंजेस, जहां भी हम जाएं हमें चैलेंजेस का सामना है ही, होता ही है। तो इवन हम समटाइम्स ऑनलाइन एनवायरनमेंट में भी सेफ नहीं रहते क्योंकि हमें हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। तो सबा मैं चाहूंगी कि जो यंग गर्ल्स हैं या जो न्यू खवातीन हैं जो ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आना चाहती हैं, वो भी यकीनन हरासमेंट तो फेस करेंगी ही, साइबर बुलिंग आ जाती है इसके अंदर, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, साइबर फ्रॉड आ जाते हैं, ठीक है, ऑनलाइन फ्रॉड्स आ जाते हैं। इन चीजों से अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और किस तरह से इन चैलेंजेस को नेविगेट किया जाए? बिल्कुल मैम, ये एक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जिसके डर से ना जाने हमारी कितनी सारी ऐसी लेडीज़ होंगी जो इस वर्क की तरफ या कोई भी ऑनलाइन बिजनेस या वर्क की तरफ आना भी चाह रही होंगी, बट ये सोच के वो फिर से स्टेप बैक हो जाती हैं कि भाई यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, ना जाने कैसे-कैसे लोग होंगे, किस तरीके से हम उनको फेस करेंगे। और तो ऐसा नहीं है कि हमने भी फेस नहीं किया है, हमने भी इस ऑनलाइन हैरेसमेंट को फेस किया है। आपका जब कॉन्टैक्ट होता है, आप पब्लिकली बात करते हैं, आप लोगों को फेस करते हैं, तो बहुत सारे और अलग-अलग किस्म के लोगों से आपका वास्ता पड़ता है, जो आपसे बात करते हैं। अच्छा, उनमें भी कुछ ऐसे होते हैं जो आपको हैरेस करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, फिर एक कुछ लेडीज़ होती हैं जो बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो जाती हैं कि यार ठीक है, वो डर जाती हैं। एक्चुअली वो डर उनके अंदर शुरू से बिठाया जाता है कि इन चीज़ों को फेस करना मतलब कहीं हमारे कैरेक्टर पे बात ना आ जाए कि हमने इनसे बात कर ली है, ये तो इस तरीके से है। तो इन चीज़ों को लेकर चलना ना बहुत मुश्किल होता है, बट अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, आपको पता है कि जो काम आप कर रहे हैं, आपने जो स्टेप उठाया है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई रॉन्ग चीज़ नहीं है। आपका माइंड क्लियर है, आप इज़िली उस चीज़ को उस जो हैरेसमेंट है उसको डील कर सकती हैं। सेकंड, ऑनलाइन में जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है ना, मैं उन तमाम लेडीज़ को बताना चाहूँगी कि जो मोबाइल है, ये इतना पावरफुल एक आपके हाथ में है कि आपके पास एक ऑप्शन होता है, एक ब्लॉक कर दें। ज़रूरी नहीं है आप हर चीज़ को रिप्लाई दें। आप हर चीज़ अगर ठीक है, मुसलसल कोई कॉल कर रहा है, कोई मैसेजेस कर रहा है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास इसमें ऑप्शन है कि आप उसको ब्लॉक करें, सिंपल।
आपके ऊपर आपकी फैमिली का ट्रस्ट था, तभी आपने एक स्टेप उठाया। तो अब उस स्टेप को आप डर के उस कॉन्फिडेंट को लूज ना करें। आप अपनी स्किल्स जो इम्प्रूव करने के लिए आई हैं, आप अपने आप को एक अपनी आइडेंटिटी को बनाने के लिए आई हैं, तो उस चीज से घबरा कर आप बैक ना जाएं। आप अपने कॉन्फिडेंट को लूज ना होने दें। जहां आप डरेंगी वहीं आपको डराया जाएगा। और ये चीज आई थिंक हमें जब छोटे थे तब भी हमें बताया जाता था कि आप किसी से डरो नहीं। आप डरोगे तो लोग आपको और डराएंगे। तो आप बिल्कुल भी नहीं डरें। आपके पास बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिन टूल्स के थ्रू आप उनको फेस कर सकते हैं, उन चैलेंजेस को फेस कर सकती हैं। आप उनको सिंपली ब्लॉक कर दें। फिर भी आपको लगता है कि ठीक है 100 नंबर आते हैं, आप 100 नंबर को ब्लॉक कर दें। अगर कोई और तरीके से आपको हैरेस कर रहा है तो उसमें भी साइबर के थ्रू आप जाके देखें तो इतनी सारी डिटेल्स हैं कि किस तरीके से आप उनके आईडीज को रिपोर्ट कर सकते हैं। आप किस तरीके से उनको आगे उनकी भी वर्किंग अगर कहीं रॉन्ग हो रही है, कहीं स्कैम हो रहा है, तो वो तो बिल्कुल इजीली अब तो इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है कि अगर आप इसके बारे में पहले जाने तो उन चीजों को डील करना भी इतना मुश्किल नहीं है। बस ये है कि आप अपने आप का जो कॉन्फिडेंट है उसको बिल्कुल भी लूज ना करें। आप जो करना चाहती हैं आप बिल्कुल करें, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से करें। और इंशाल्लाह फिर जब आप बिल्कुल स्ट्रांग होंगी तो फिर मुझे नहीं लगता कि 2 दिन के बाद जो तीसरा दिन है ना वो ऐसा दिन होगा कि जिसमें लोग आपसे डरेंगे, आपको डराएंगे नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो है साइबर क्राइम का अदारा बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आप साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर सकते हैं और वहाँ तक भी नौबत आने की ज़रूरत ही नहीं है। असल में ये जो लोग होते हैं ना जो ऑनलाइन हरासमेंट करते हैं, इनमें इतना भी दम नहीं होता कि वो सामने आके बात करें। ऑब्वियसली वो एक स्क्रीन के पीछे छुप के कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो खवातीन को तो डरने की या घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक फीमेल ने तो कुछ गलत नहीं किया ना। तो व्हाट आई सिंपली डू, और बहुत सारी मेरी टीम मेंबर्स भी यही करती हैं कि हम तो सीधा-सीधा स्क्रीनशॉट जो है ना एक्सपोज़ कर देते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा हम चुप रहेंगे, जितना ज़्यादा हम दबाएँगे इस चीज़ को, उतनी ही ज़्यादा कल को वो किसी और को हैरेस करेंगे, 10 और लोगों को हैरेस करेंगे। तो अगर हम में से कोई एक भी अगर ये कदम उठा ले कि उनको एक्सपोज़ कर दें, डरना किस बात का है? तो वो अल्टीमेटली यही होगा कि वो शायद जो है कहीं न कहीं शर्मिंदा होकर अपनी इस हरकत को छोड़ दें। तो इससे हमारा भी फ़ायदा होगा, इससे आने वाली कई और जो है ना फीमेल्स का भी फ़ायदा हो सकता है। तो डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिकॉज़ इट्स नथिंग ऑन अस, इट्स ऑन देम बेसिकली, ये वाली बात है। अच्छा, इसमें वही जो है ना काफ़ी ज़्यादा बैकलैश सुनने को मिलता है। अनफॉर्च्युनेटली हमारे माशरे की कुछ ज़हनियत इस तरह की है कि कसूरवार फिर भी जो है ना फीमेल को ही ठहराया जाता है कि अगर हम उनको एक्सपोज़ कर भी दें, तो भी ये होता है कि अच्छा जी मेल की फिर इतनी हिम्मत क्यों हुई? यकीनन फीमेल ने ही कोई बढ़ावा दिया होगा, तभी शायद इतनी हिम्मत हुई। तो बाज़ दफ़ा ख़वातीन ना इस डर से भी एक्सपोज़ नहीं कर पाती उनको। तो लेकिन इस चीज़ को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सदफ, तुमने भी फिजिकल वर्ल्ड में काम किया है और फिजिकल जॉब्स में और वर्किंग में भी हमें इस तरह की हरासमेंट और सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, जहां पर अमूमन यही होता है एक बार फिर कि लड़की जो है ना चुप हो जाती है कि अगर मैं कंप्लेन करूंगी तो नाम उल्टा मेरे ऊपर ही आएगा। और इस तरह की काफी ज्यादा सिचुएशंस का सामना हमें करना पड़ता है। तो वर्क एनवायरनमेंट में एक लड़की को जो है अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मतलब किस हद तक अवेयरनेस होनी चाहिए, क्या इकदाम उसको लेने चाहिए, एंड व्हाट डू यू थिंक कि वर्क एनवायरनमेंट में इसके अलावा, चले हैरेसमेंट तो एक बहुत बड़ी बात है, इसके अलावा भी हमें कई किस्म के चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। हमारी करियर ग्रोथ में हिंड्रेंस आती है, हमारी सैलरी ग्रोथ में हिंड्रेंस आती है जस्ट बिकॉज वी आर फीमेल्स। तो इन चैलेंजेस को आप किस नजरिए से देखती हो सदफ, एंड व्हाट शुड बी डन अबाउट दिस? ओके, वैसे जेंडर इनइक्वालिटी तो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है सैलरीज के लिहाज से। वैसे ओवरऑल भी देखा जाए ना तो फीमेल्स को उतना पे नहीं किया जाता। काम उनसे डबल लिया जाता है फीमेल्स, क्योंकि बाय गॉड बाय डिज़ाइन दे आर मोर इंटेलेक्चुअल देन मैन। तो वो मल्टीटास्किंग भी होती हैं। अगर वर्क एनवायरनमेंट में भी, वर्क स्पेस में भी देखें ना तो अच्छा, जब मैं काम करी थी तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा 3-4 चीज़ों में बड़ा टैलेंट है। मैं मैनेजमेंट में भी अच्छी थी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी अच्छी थी एंड आर्ट वर्क में भी ना, तो वो हर उनका बस नहीं चलता था यहाँ हर जगह मुझे फिट कर दें। और एक और मुझ में बहुत बुरी आदत थी कि आई कैन नॉट से नो, तो वो फिर जितना वो यूज़ कर सकते हैं ना, दे पीपल यू डू दैट। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि ना आपको अपने राइट्स का पता होना चाहिए, ठीक है? एक होते हैं सोशल राइट्स और एक होते हैं इस्लामिक राइट्स। अगर हम
बचपन से हमारी ना ट्रेनिंग ही गलत करते हैं माँ-बाप, क्योंकि अगर हम सिर्फ़ इस्लाम को लेके चले ना तो इट्स मोस्ट पावरफुल दीन और मोस्ट पावरफुल फॉर वुमेन। जितनी पावर इस्लाम ने अल्लाह ने जो है वो औरत को दी है ना, इतनी किसी मज़हब में नहीं दी गई। अगर आप देखें कि पूरी-पूरी सूरतें जो है वो नाज़िल हुई हैं, सूरत निसा ले लें, सूरह मरियम ले लें, ठीक है? कितनी सहाबियात की अगर हमारी सीरा पढ़ें, तो मैं एक लेक्चर सुन रही थी कल, जो है वो साहिल नदीम साहब का, वो मैं उनको बहुत सुनती हूँ। तो वो उनमें ना इन्होंने एक मेल ने उनसे पूछा था कि मैं शादी करना चाहता हूँ, तो मेरा क्या क्राइटेरिया है? लड़की कैसी होनी चाहिए? तो उन्होंने उनको बोला कि ये तो लड़की डिसाइड करेगी, क्योंकि एक मोमिना जो होती है वो इतनी पावरफुल होती है, वो किसी के सामने इस तरह नहीं जाती कि वो अपना जो है प्लेट लेके जाए कि जी मेरी नाक पतली है तो मेरे कान छोटे हैं तो मेरे बाल छोटे हैं। यू नो बॉडी शेमिंग ही हो रही होती है ना उस चीज़ में। तो आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने अपने आप को इतना इंटेलेक्चुअल, इतना पावरफुल बनाना है कि कोई भी आदमी आपके पास आने से पहले 10 बार सोचे कि ये तो इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतने इसके ऊपर शेल्फ स्ट्रॉन्ग है, अपने वो कहते हैं ना एक शेल्फ क्रिएट कर लें अपने आस-पास। और मेरा ये शुरू से रहा है कि आई वाज़ वेरी ना स्ट्रिक्ट, कि ना वो सब ने मतलब जो होता है ना लिटरली कहते थे कि ये बेइज़्ज़ती कर देगी, इससे ज़रा दूर ही रहो। तो इस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, क्योंकि शुरू में जब छोटी थी तो मुझे तब से ट्रेनिंग होगी, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने को एजुकेशन में पढ़ा, तो उसमें ना को एजुकेशन का ये फ़ायदा होता है कि आपकी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी हो जाती है शुरू से। आपको पता चल जाता है लड़कों से बात किस तरह करनी है, उठना-बैठना। तो वो आपके लिए एक नॉर्मल हो जाता है। जब आप जो होते हैं ना सेपरेट एजुकेशन में होते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा आई थिंक डिफ़िकल्टी होती है। तो इस तरह इतनी मुझे एक तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन स्ट्रिक्ट शुरू से आप रहें अपने गिर्द, कभी भी ना किसी को मौका ना दें, ठीक है? आप अगर किसी को ग्रीन सिग्नल देंगे तो ही आगे से आपको रेड सिग्नल मिलेगा, वरना ऐसा नहीं होता, ठीक है? और अगर कोई अनफॉर्च्यूनेटली अगर आपने नहीं भी दिया और कोई आपको करा, तो आप वहीं पे उसको इतनी करें ना कि दूसरी बार उसकी हिम्मत ना हो। आप एक दफ़ा इग्नोर करेंगी, दूसरी दफ़ा वो बंदा ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके आपके पास आएगा, ठीक है? तो अगर आप सहाबा की जितनी भी सहाबियात हैं, उनकी भी अगर आप सीरा पढ़ते हैं, तो दे वर सो स्ट्रॉन्ग कि कोई मतलब मेल जो है उनके आस-पास नहीं आ सकता था। तो ये हमारी सोसाइटी क्या है ना कि हमें डरा-डरा के माँ-बाप भी फलाँ से डरो, ये डरो, वो, तो वो कहते हैं अल्लाह की ज़ात से अलावा किसी से नहीं डरना। एज़ अ मुस्लिम दिस इज़ आवर फेथ, हमने नहीं डरना, किसी से नहीं डरना। तो फिर हम क्यों डरते हैं? तो हमें नहीं डरना चाहिए। ये चीज़ जब हमें समझ आ जाएगी ना, और ये चीज़ होती है आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड कि अगर मैं सिंगल हूँ या मुझे लोग कहते हैं कि तुम्हारी इतनी एज होगी, तुमने शादी नहीं की या व्हाटसोएवर, मुझे लगता है कि अगर मेरी यंग एज में शादी हो जाती तो ये जो जितना मैं इस्लामिक नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ा, अब तफसीर भी लाइक पढ़ रही हूँ, एंड मैंने सहाबा की जो है सीरा पढ़ी, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। तो आप ना किसी को जो कहते हैं ना मुकालमा या डायलॉग कर सकते हैं अपने घर में भी। अगर आपकी फैमिली या आपके फादर्स या आपके भाई आपको कुछ कह रहे हैं, तो आप उनसे बैक में बात करेंगे ना, तो फिर आप उनसे रेफरेंस के साथ या प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ करेंगे ना, तो वो आपको बैकलैश नहीं कर सकेंगे। फिर वो उनके पास कोई सूरत नहीं रहती। हमारे पास कमी होती है नॉलेज की, बेसिकली। अब देखिए यंग एज में शादी हो गई, 4-5 बच्चे हो गए, गुम हो गई, हमारी ज़िंदगी बस वही खाना पकाओ, उनको दो, बच्चों को स्कूल भेजो, इतनी बिज़ी लाइफ़ हो जाती है कि हमारे पास इंटेलेक्चुअल के लिए, नॉलेज के लिए टाइम ही नहीं होता। मोस्टली लड़कियां जो अगर काम भी करना चाह रही है ना, वो इसलिए नहीं कर पाती कि यार अब काम भी करती है ना, सर सुतारने वाले ही करती है। अगर ऑफिस में होंगी कि वहां पे भी सर पकड़ के मैंने देखी है अपने साथ हाउस वाइफ कि अगर वो ऑफिस में भी होती थी तो सर पकड़ के बैठी रहती थी, और घर में भी सर, ऑफिस में घर की टेंशन और घर जाके ऑफिस की टेंशन। तो ये आई थिंक ये बड़ा जरूरी है कि औरत जब तक आपके पास कंप्लीट नॉलेज ना हो, आपने जिंदगी कैसे गुजारनी है, बच्चों को ट्रेन कैसे करना है, आप एक कंप्लीट मदर नहीं बन सकती। अगर आपके हाथ में पूरी जनरेशन है, आप एक पूरी नस्ल तबाह कर रही हैं लिटरली, फिर वो ये चीज़ ना रोटेट होती रहती है। फिर नस्लें हमारे आई थिंक जो हमारे मुसलमानों के ज़वाल की वजह ये है कि लास्ट 3-4 जनरेशंस ने ना बस यही की है और कुछ नहीं किया। सोसाइटी कल्चर को किया। तो नॉलेज नहीं ली, पढ़ा नहीं है। तो अगर आप लोग पढ़ के अपने बच्चों को शुरू के 7-8 साल इतनी अच्छी तरबियत कर देंगी ना, तो फिर उसके लिए आपका खुद का एजुकेटेड होना, खुद का पढ़ा-लिखा होना ज़रूरी है। अपनी बेटियों को बेटों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए, ताकि उनको पता हो धूप-छाँव का, माशरे का, कि वो उन्होंने कैसे लड़ना है, कैसे बात करनी है और अपनी ज़िंदगी किन क्राइटेरिया पे गुज़ारनी है।
बिल्कुल। और आई थिंक हमको लेसन लर्न करने के लिए जो है या मिसाल अगर हमें चाहिए है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान से ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने मुल्क में भी कई ऐसी मिसालें मिलती हैं जो स्ट्रॉन्ग ख़वातीन की, स्टार्टिंग फ्रॉम फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अपने भाई के शाना बिशाना खड़े होकर जो है एक मिसाली मतलब एक नेशन प्रोवाइड की मुसलमानों को इस खत्ते के। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो पॉलिटिक्स में ले लें आप, स्पोर्ट्स में ले लें आप, आईटी की फील्ड में ले लें आप, सोशल एक्टिविज्म में ले लें, बिल्किस ईदी का नाम हो गया, मुनीबा मज़ारी का नाम हो गया। इसके अलावा पॉलिटिक्स में आप बेनज़ीर भुट्टो का नाम ले लें, जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो पाकिस्तान वाज द फर्स्ट एवर इस्लामिक कंट्री जिसने एक फीमेल लीडर को हेड कंट्री का हेड बनाया था, तो जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसके अलावा सना मीर हो गई जो क्रिकेट के शोबे में उन्होंने बहुत नाम कमाया और एक टैबू को ब्रेक किया। और बहुत सारे नाम है इस तरह के आपको मिल जाएंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, आरफा करीम हैं, जिनको बहुत ज़्यादा लंबी ज़िंदगी नहीं मिली लेकिन उन्होंने अपनी इतनी कम उम्र में उन्होंने कितना ज़बरदस्त जो है वो काम कर गई आईटी फील्ड के अंदर और पाकिस्तान का नाम रोशन कर गई। और बहुत सारे हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में, हमें सीमा कामिल जैसी एक मजबूत स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमन के तौर पे वो नज़र आती हैं। तो उनसे हमें डेफिनेटली इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और ये भी वही ख़वातीन हैं जो इसी माशरे से निकल के अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुई और यकीनन हमारे लिए एक एग्जाम्पल है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए और उन्हीं की तरह या उनसे बेहतर बनने की कोशिश करना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम वेरी प्राउड टू से दैट वी ऑल आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब, जिसका एक वन ऑफ द मिशन ही है बहुत बड़ा हमारा जो है एक यानी 2 पार्ट्स में हमारा मिशन है जहां पर हम यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर काम करते हैं। वहां पर हमारा मेन फोकस जो है विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ही बात करूं तो 150 से जायद खवातीन को तो मैं खुद जो है स्किल्स सिखा चुकी हूँ और उनको स्टेबिलिटी फराहम कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप में से हर एक लीडर जो है अपने अपने तौर पर यही काविश कर रहा है, यही कोशिश कर रहा है और मैं दुआ करती हूँ इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब आने वाले दौर में मजीद बढ़ेगा और मजीद जो है लाइफ्स को इम्प्रूव करने में अपना रोल यकीनन प्ले करेगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर लिसनिंग। और आप लोगों को जो भी हमारी बात अच्छी लगी हो आज की ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट्स में। और अगर कुछ पावरफुल स्टेटमेंट्स हमारी तरफ से ऐसे पास हुए हों जो कहीं ना कहीं आपको शायद हर्ट किए हों या हो सकता है आपके लिए आई ओपनर के तौर पर साबित हुए हों तो उसका जिक्र भी ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स में। कल मिलते हैं सेम इसी टाइम पे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।